हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12वीं भौतिक विज्ञान का छठा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम क्या था? उस चैप्टर का नाम चल रहा था चैप्टर 6 जो है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में ध्यान से देखिएगा, विद्युत परिपथ, ठीक है। विद्युत परिपथ में हम पहले पढ़ चुके थे किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम सुनिएगा ध्यान से। किरचॉफ के नियम हम पढ़ चुके थे। किरचॉफ के दो नियम थे, कौन कौन से? एक था KCL और एक था KVL। ये दोनों अपन पढ़ चुके थे। और पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है ये किरचॉफ के नियम पे आधारित है। और किरचॉफ के नियम में आपको पता है कि इसके तो नाम में ही क्या है? खौफ है। तो इस खौफ को दूर करने के लिए आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा KVL पर आपको करनी है प्रैक्टिस। क्लियर? इस पे आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। निश्चित रूप से पहली बार जब आप इसका कोई क्वेश्चन करोगे, दो एग्जाम्पल मैंने करवाए थे, निश्चित रूप से इसके जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही इस पर कमांड होती जाएगी। जब सारे के सारे कॉन्सेप्ट, तुल्य प्रतिरोध निकालने के, सर्किट में धारा निकालना, विभव निकालना, कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, जब सारे के सारे मेथड जो है फेल हो जाते हैं तो अंत में यही काम आता है KVL। निश्चित रूप से KVL से क्वेश्चन करना थोड़ा कठिन रहता है, इसमें गलती होने के थोड़े चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट आज अपना मुख्य टॉपिक है। तो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट जो है इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो व्हीटस्टोन जो है ये एक वैज्ञानिक का नाम था, क्लियर सी बात है। तो वैज्ञानिक व्हीटस्टोन के नाम पे पढ़ा, ये एक वैज्ञानिक थे। ब्रिज का मतलब आप समझ रहे हो, ब्रिज का मतलब क्या होता है? सेतु, ब्रिज, क्लियर? जो दो पॉइंट को क्या करता है? जोड़ता है। और सर्किट का मतलब तो आप समझ ही रहे हो। तो आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज शुरू करेंगे और इस व्हीटस्टोन पे ही आगे विभिन्न कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। तो अगले पेज पे अपन चलते हैं। तो व्हीटस्टोन को समझने के लिए बच्चों पहले आपको पता होना चाहिए कि अमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है और गैल्वेनोमीटर क्या होता है। क्लियर? ये बताना जरूरी है, तीनों में डिफरेंस बताना जरूरी है। अमीटर क्या होता है? यहाँ ए बना हुआ होता है, अमीटर में क्या बना हुआ होता है भाई? ए बना हुआ होता है, ये अमीटर। यहाँ वी बना हुआ होता है, ये वोल्ट मीटर। और यहाँ जी बना हुआ होता है लैब में। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी एक्सटर्नल आता है तो एक्सटर्नल इन डिवाइसेस के बारे में आपसे ज़रूर पूछेगा। क्यों पूछेंगे वो? क्योंकि सुनेगा, एक्सटर्नल क्यों पूछेंगे? वो इसलिए पूछेंगे क्योंकि ये सारी युक्तियाँ आपके प्रयोग में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होनी ही हैं। बात आ रही समझ में? तो देखिए, आपको क्लियर पहचान के तो आप बता ही सकते हो। ए लिखा हुआ है तो अमीटर, वी लिखा है तो वोल्ट मीटर, और जी लिखा है तो पार्ले जी वाला जी, तो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर। क्लियर? करते क्या क्या है, इनके कार्य देखें तो ये धारा का मापन करता है। परिपथ में क्या करता है भाई? इसका काम है धारा का मापन करना। ये क्या करता है? ये विभवांतर मेजर करता है। क्या मेजर करता है? विभवांतर मापता है। दो बिंदुओं के बीच में जिसमें लगाते हैं, ये विभवांतर मेजर करता है या विभवांतर मापता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? यह धारा की दिशा बताता है। क्या बताता है? धारा की दिशा बताता है। क्लियर? धारा कितनी है ये नहीं बताएगा, ये क्या बताएगा? धारा की दिशा बताएगा। आगे एक चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर और अमीटर में बदलना। अब बात करते हैं इस अमीटर की। तो इसकी जो सुई है वो यहाँ से शुरू होती है और ये यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक, जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे ये सुई इस तरह से बढ़ती है, इधर होती है और ऐसे से बढ़ती है। क्लियर? बात करें इसकी सुई कैसे काम करती है, तो ये भी सुई पहले जीरो पे होती है और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है ये सुई इस तरह से ये सुई यहाँ से यहाँ पॉइंट आपको दिख रहा होगा घूमती है। इसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की खासियत है कि इसकी सुई रहती है बीचों बीच। क्लियर? शुरू जब प्रयोग करते हैं उससे पहले इसकी सुई कहाँ रहती है? बीचों बीच, जीरो पे। इसका जीरो बीच में होता है। और अगर धारा इधर बह रही हो, मान के चलो तार में धारा इधर से आ रही है निश्चित रूप से, तो गैल्वेनोमीटर की सुई इधर चली जाएगी।
अब धारा बढ़ा दी तो सुई और ज़्यादा इधर चली जाएगी, बात आ रही समझ में। और धारा यदि उधर जा रही है तो ये सुई उधर की ओर टर्न कर जाएगी, ये सुई इधर चली जाएगी। क्लियर। तो आपको परिपथ में धारा दिखती तो है नहीं, तो आपको परिपथ में धारा किस दिशा में जा रही है वो पता न करने के लिए गैल्वेनोमीटर की आवश्यकता होती है, पहली चीज। अब बात करते हैं इनका प्रतिरोध। तो आदर्श अमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध जो है लगभग 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सदैव श्रेणी क्रम में लगता है। कहाँ लगता है भाई? ये सदैव श्रेणी क्रम में लगता है। किस क्रम में लगता है भाई? श्रेणी क्रम में लगता है। इसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए, लगभग 0 आदर्श वोल्ट मीटर का। क्यों? क्योंकि यह श्रेणी क्रम में लगता है। लेकिन सारे अमीटर का प्रतिरोध नगण्य या मतलब 0 तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होता ही है। ठीक है, ये है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर जो है ये किस क्रम में लगता है? तो ये वोल्ट मीटर जो है ये लगता है अपने जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है उसके समांतर क्रम में। तो समांतर और विभवांतर से आप याद रखना, समांतर और विभवांतर में याद रखना, इसमें भी अंतर है और इसमें भी अंतर है। तो विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। तो विभवांतर और समांतर, अंतर अंतर ऐसे याद रखना। तो समांतर क्रम में किसको जोड़ा जाता है? तो विभवांतर मापने वाला यंत्र, मतलब विभव मापने वाला यंत्र, मतलब वोल्ट मीटर। क्लियर है भाई? तो ये लगता है श्रेणी क्रम में, ये समांतर क्रम में। इसका जो प्रतिरोध होता है वो होना चाहिए, इसका जो प्रतिरोध है वो होना चाहिए लगभग अनंत, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि इसके अंदर धारा प्रवेश न के बराबर करे। लेकिन आपको पता है आदर्श, ये मैं बता रहा हूँ, ये जो दोनों कंडीशन है आदर्श की है। किसकी है भाई? आदर्श की है। और आपको पता है कि आदर्श वोल्ट मीटर और आदर्श अमीटर जो है प्रैक्टिकली संभव नहीं होते, क्योंकि इनकी जो शर्तें हैं वो फुलफिल करने के लिए कोई भी डिवाइस एग्री नहीं है। मतलब अपन कहते हैं आदर्श, मतलब इसके करीब जो होगा, मान के चलो अनंत होना चाहिए, मान के चलो किसी का प्रतिरोध 1000 है, तो हाँ वो आदर्श की तरह लगभग आदर्श के करीब हो सकता है। जैसे आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा आदर्श गैस, तो आदर्श गैस नहीं होती है, गैस है आदर्श के करीब होती है। तो एक आदर्श एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया गया, उसके करीब जो होगा वो उतना ही आदर्श हो जाएगा। बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। तो ये गैल्वेनोमीटर भी धारा क्या करता है? ये धारा की दिशा नवाता है, तो ये भी श्रेणी क्रम में लगता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। यदि परिपथ में धारा का मान 0 है तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? 0 रीडिंग यहाँ पे देगा बीचों बीच। क्लियर? तो मेरे हिसाब से अमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर आपके सामने क्लियर है। तीनों के चित्र देख लो, इस तरह के दिखते हैं। बात करते हैं एक और पॉइंट की, जब छेड़ ही लिया टॉपिक तो अपन यहाँ पे बात करेंगे अल्पतमांक की। किसकी बात करेंगे? कि किसी भी डिवाइस जो है लैब में आप करते हो तो इसके अल्पतमांक के बारे में भी सवाल पूछा जाता है। क्लियर? अल्पतमांक भी पूछा जाता है। जैसे मान के चलो ये गैल्वेनोमीटर है। क्लियर? क्लियर? इसका अल्पतमांक पूछा गया। क्लियर? तो अब अपन क्या करेंगे? जनरली देखो, अब यहाँ पे है तो ये दिशा भी बता सकता है। मान के चलो जनरली इसकी जो सुई है इस तरह से होती है, 0 पे होती है, ध्यान रखना। तो अल्पतमांक का मतलब क्या होता है? कि अल्पतम मान कितना ये जो है मेजर कर सकता है। तो अल्पतमांक आपने 11वीं कक्षा में भी बच्चों देखा होगा अल्पतमांक क्या होता है। क्लियर? आपने अल्पतमांक भी देखा होगा। तो अल्पतमांक क्या होता है? कुल कितना माप है और बट्टा भागों की संख्या, भागों की संख्या, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने अपने तरीके से बताया आसान, कि कुल कितना वो मेजर कर सकता है। मान के चलो कोई 5 वोल्ट का वोल्ट मीटर है। क्लियर है? तो मैंने कहा 5 वोल्ट तक माप सकता है, 0 से 5, तो मैंने लिखा 5, अधिकतम 5 माप सकता है। और खांचे मान के चलो इसके अंदर 50 है, तो 5/50 मतलब 1/10 बराबर 0.1 वोल्ट। ये क्या हो गया? अल्पतमांक। मतलब ये युक्ति कम से कम कितना नाप सकती है? 1.1 वोल्ट नाप सकती है। मतलब एक भागों की संख्या, ये जो छोटे छोटे भाग है ये भागों की संख्या। तो टोटल अगर मान के चलो 5 वोल्ट है तो मैंने लिख दिया 5, और भागों की संख्या यदि टोटल ये जो जितने भी भाग है ये 50 है, तो 5/50 करेंगे तो इसके छोटे से छोटे भाग का मान आ जाएगा। और जब एक भाग का मान आ गया, मतलब अल्पतमांक आ गया, तो अपन क्या करेंगे? जितने भी भाग है उस भाग से गुणा कर देंगे तो वोल्टेज ज्ञात हो जाएगा। मान के चलो 0.1, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल 0.1 इंटू 12 खांचे आ गए, तो निश्चित रूप से अपना वोल्टेज कितना होगा?
1.2 वोल्ट। कितना होगा? 1.2 वोल्ट। क्लियर? इस तरह से अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ मेरे हिसाब से आपको अमीटर, वोल्ट मीटर और गैलन मीटर के बारे में बच्चों समझ में आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, कि इसी से रिलेटेड अब अपन टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक है अपना व्हीट स्टोन ब्रिज। तो प्यारे बच्चों अब अपन शुरू कर रहे हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। क्लियर? तो अपन ने क्या किया, एक ली बैटरी प्लस माइनस, मतलब ये सेल लगे हुए हैं, इसका ईएमएफ है ई। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, धारा निकली इधर से आई। क्लियर? इसका देखिए ये काजू की कतली जैसा एक शेप होता है, ध्यान से देखिएगा, और ये जो यहाँ से है, यहाँ से यहाँ जोड़ के क्या लगा दिया गया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे इस चित्र को थोड़ा सा पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। यहाँ लगा दिया अपन ने कुंजी K1 और यहाँ पे एक कुंजी मैंने लगा दी K2। क्लियर? बीच में है ये गैल्वेनोमीटर। क्लियर? ये ब्रिज का काम कर रहा है। ठीक है? अब धारा जब आई इधर से आई तो उसके सामने दो रास्ते हैं, मैंने बता दिया। चार प्रतिरोध को इस तरह से मतलब क्या कहते हैं, अरेंज करते हैं, R1 R2 R3 R4। क्लियर भाई? तो R1 R2 R3 R4 चारों नाम हो गए, कैसे भी आप अरेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? तो ये इस तरह का सर्किट आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसी सर्किट को अगर इस्तेमाल करना है या अपन अपने तरीके से कोई सर्किट बनाए तो अपन अपने तरीके से सर्किट बनाएंगे, उससे अपन इसको करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो मैं वापस से इस पॉइंट को लिख देता हूँ। अपना टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। क्लियर? व्हीट स्टोन ब्रिज या सेतु कह सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, 2021 के हिसाब से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है व्हीट स्टोन सेतु। तो व्हीट स्टोन सेतु में देखिए ध्यान से, इस तरह से एक काजू की कतली बनाई, इस तरह से ये सेल लगाए, बैटरी लगाई और इस तरह से ये सर्किट किया कंप्लीट। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है प्लस, ये है माइनस, ये कर दिया ईएमएफ ई और ये कुंजी कर दी K1। अब आ जाते इस पे, यहाँ पे मैंने प्रतिरोध ले लिया, यहाँ पे मैंने प्रतिरोध लिया R1, यहाँ पे मैंने प्रतिरोध लिया R2, यहाँ पे मैंने प्रतिरोध लिया R3 और यहाँ पे मैंने प्रतिरोध लिया R4। आप प्रतिरोध कैसे बनाना, मैंने इसको समझाने के हिसाब से ऐसे बनाया है, आपको प्रतिरोध ऐसे बनाने हैं। ठीक है? ये प्रतिरोध। क्लियर? ये R1 R2 R3 R4 हो गए। अब ध्यान से देखिएगा, इधर से धारा आई। क्लियर? यहाँ तक आई आ गई। अब आई के सामने दो रास्ते हैं, यहाँ मैंने एक कुंजी लगाते हुए एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया भाई? गैल्वेनोमीटर। मैंने यहाँ पे कुंजी लगाते हुए गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, गैल्वेनोमीटर आपको पता है धारा की दिशा बताता है। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये जो मैंने जोड़ा, यही तो है क्या? ब्रिज। अब ध्यान से देखिएगा, आई जैसे आई तो मैंने माना कि भाई चलो I1 चली गई इधर और I2 चली गई इधर, बंटवारा हो गया भाई। अब ध्यान से देखिएगा सिचुएशन क्या बनेगी। अब क्या होगा कि कुछ धारा इसमें जाएगी, उसको मैंने बोल दिया IG। तो I1 यहाँ तक आई और उसमें से IG इधर चली गई, तो मैं कह सकता हूँ कि इधर जो धारा गई उसको मैंने बोल दिया 3, क्योंकि 1 है तो I1 R1 R2 R2 I2 R3 में I3 कर दिया। ठीक है? तो इधर से ये हो गई और ये बेसिकली है कितनी, तो मैं इसको कह सकता हूँ I1 माइनस IG। टोटल I1 आ रही थी, IG इधर चली गई, तो ये हो सकती। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब देखो, जब इधर से IG आई और इधर से I2 आई तो दोनों मिल के इधर गई, इसको मैंने बोल दिया धारा को I4। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा व्हीट स्टोन ब्रिज। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करें आगे, तो इसमें क्या करें, मैं इनके पॉइंट्स दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ आपको। मैंने इसको पॉइंट दे दिया A, इसको पॉइंट दे दिया B, इसको पॉइंट दे दिया C, इसको पॉइंट दे दिया D, ABCD लिख दी। ABCD सबको आती है? चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, क्या करेंगे हम, कंडीशन लगेंगे। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सुनिएगा।
जब गैल्वेनोमीटर बीचों बीच रहता है, सुनिएगा, तो इसको कहते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति। किसकी स्थिति? शून्य विक्षेप की स्थिति। शून्य विक्षेप, विक्षेप है ही नहीं, शून्य विक्षेप की स्थिति जब गैल्वेनोमीटर में सुई जो है बीचों बीच रहेगी तो ये शून्य विक्षेप की स्थिति होगी। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। तो शून्य विक्षेप की स्थिति के बारे में देखें। यदि, देखो मैंने कहा यदि, शर्त है सुनते जाना, यदि V वोल्टेज ऑफ B ज़्यादा है वोल्टेज ऑफ D से, तो क्या होगा? ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है, तो धारा ऊपर से नीचे आएगी। तो अपन क्या लिखेंगे? IG B से D की ओर बहेगी। क्लियर? पहली चीज मैंने कहा अगर B का वोल्टेज या विभव ज़्यादा है, प्यारे बच्चों सुनिएगा, मैंने कहा B का वोल्टेज यदि D से ज़्यादा है तो क्या होगा? धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। और यहाँ पे देखिए ये उच्च विभव है और ये निम्न विभव है, धारा बहेगी ऊपर से नीचे। मान के चलो यदि VD ज़्यादा हो VB से, तो क्या होगा? तो धारा IG जो है गैल्वेनोमीटर की धारा, गैल्वेनोमीटर की धारा को हमेशा IG लिखते हैं, धारा IG D से B की ओर बहेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तीसरा केस, यदि VB बराबर हो VD के, तो दोनों का विभव समान हो गया। जब विभव दोनों जगह पे समान होता है तो विभवांतर 0 होता है, और इस केस में किसी भी परिपथ में धारा नहीं बहेगी। तो जब अंतर ही नहीं है तो धारा नहीं बहेगी। तो ये दोनों बराबर हो गया, तब धारा IG नहीं बहेगी, अर्थात IG बराबर 0। इस स्थिति को शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं, इसको शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। क्या है कि जब IG 0 है तो इस स्थिति को शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में या इस समय गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है। गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है, अर्थात गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप है वो शून्य हो जाता है। क्लियर भाई यहाँ तक? तो यदि VB ग्रेटर देन VD हो तो उच्च विभव पे ये आया, और ये निम्न विभव हो गया तो धारा ऊपर से नीचे आएगी। यदि ये उच्च विभव है तो धारा नीचे से ऊपर जा सकती है। दोनों बराबर हो गए तो ये IG का मान 0 हो गया। क्लियर? इसी स्थिति को संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। क्लियर भाई? यहाँ तक हो गया। अब करेंगे इसी स्थिति में जब ये ऐसा है तो अब क्या करेंगे? तो अब अपन क्या करेंगे? दो लूप बनाएंगे। क्या करेंगे? दो लूप बनाएंगे। एक लूप तो मैं बना रहा हूँ ऐसे, ये पहला लूप, ठीक है, और दूसरा लूप भी मैं बना रहा हूँ ऐसे, ये दूसरा लूप। क्लियर? तो दोनों लूप मैंने बना दिए। ठीक है, दोनों लूप मैंने बना दिए, पहला लूप और दूसरा लूप। आपको पता है लूप बनाने होते हैं तो जितने लूप होते हैं उतनी समीकरण बनती है भाई, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये लूप बन गए। क्लियर? दो लूप। और ये आपको पता है जब लूप बन गए तो क्या लगाएंगे हम? केवीएल लगाएंगे। तो अपन क्या कहेंगे? लूप एक में केवीएल से, मैं केवीएल आपको पिछली कक्षा में बता चुका हूँ, ठीक है। तो लूप एक में केवीएल से मैंने यहाँ से शुरू किया। देखना, मैं यहाँ चला, धारा मेरे साथ चल रही है। मैंने आपको बताया जब भी धारा साथ चलती है तो क्या आता है? माइनस। तो माइनस का I1 R1। जब इधर से चली तो गैल्वेनोमीटर में तो धारा है ही नहीं, तो इसका मान कितना आएगा? 0। और जब मैं इधर चल रहा हूँ तो मिलन हो रहा है, एक धारा इधर से आ रही है, एक आ रही है, मिलन होता है तो आपको पता है प्लस आएगा I2 R2। क्लियर भाई? इसको थोड़ा सा मैं और सेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, ब्रिज कहते हैं। अतः यहाँ पे और लिखता हूँ, अतः
KCL से, अतः KCL से KCL लगा लो पहले कि यदि ये IG 0 हो गया, निश्चित रूप से अगर ये ब्रांच में करंट 0 हो गया इसमें, तो I1 और I3 क्या होंगे बराबर, क्योंकि ये सारी बाईपास से होकर चली जाएगी, और ये I2 है तो ये इधर से क्या होगा I4 होकर चली जाएगी, और ये दोनों मिल के इधर क्या होगा वापस I चली जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब यदि इस परिपथ में IG शून्य है या IG शून्य करंट हो गया, संतुलन की स्थिति आ गई, इसी कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज तो है लेकिन अपने काम का क्या, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, तब इसमें कोई धारा नहीं बही बीच वाले में। क्लियर। तो जब बीच वाले में कोई धारा नहीं बहेगी तो ये I1 इधर से आएगी और इधर कुछ जाएगा नहीं तो सीधा इधर चली जाएगी, तो IG जब 0 होगा तो I3 क्या हो जाएगी I1। क्लियर। और अगर मैंने इधर भी देखा तो मैंने आपको बताया था कि I2 और IG जुड़ गए, और जब IG ही 0 है तो I4 और I2 बराबर हो गए, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा कि I1 जो है वही I3 है, या कह सकता हूँ इस कंडीशन से I3 जो है वो I1 है, वह I4 जो है वो क्या है, वो I2 है। इसको मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 1। फिर मैंने क्या किया, लूप 1 में KVL लगाया। आप देख सकते हो दो ही राशियाँ मिलेगी, एक प्लस एक माइनस, सीधी सी बात है, दोनों प्लस होते तो 0 नहीं हो सकता था, तो एक माइनस मिल जाएगी आपको, एक प्लस मिल जाएगी, मैंने इसको बोल दिया समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब अगर यहाँ पे मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, अब यहाँ पे देखिए, इससे मैं क्या करूँगा, एक समीकरण बनाने की कोशिश करूँगा। तो देखो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा, निश्चित रूप से यहाँ पे मैंने लिखा I1 R1 बराबर ये 2 है, बराबर I2 R2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया I1 बट्टा I2 बराबर R2 बट्टा R1। क्लियर। ये हो गया समीकरण नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं है। I1 बट्टा I2 बराबर हो गया R2 बट्टा R1, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। अब इसी को मैं KVL 2 यहीं लगा देता हूँ, क्योंकि लूप यही है, फिर वापस बनाना पड़ेगा, तो मैं यहीं लिख देता हूँ लूप 2 में KVL लगाया लूप 2 में। तो आप ये देखिए, जब मैं इधर चल रहा हूँ तो धारा मेरे साथ चल रही है, तो निश्चित रूप से मेरे साथ चल रही है, तो मैंने लिख दिया I3 R3। मैं जब इधर से आ रहा हूँ तो अब मैं ऐसे आ रहा हूँ, धारा सामने से आ रही है, तो हो रहा है मिलन, जब भी मिलन होता है तो प्लस होता है, तो ये हो जाएगा I4 R4। और जब मैं इस गैल्वेनोमीटर से चलूंगा तो इसमें वैसे धारा 0 है, तो 0 बराबर क्या आ जाएगा 0। जो ये समीकरण बनाने का तरीका मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, मैंने कहा है सिर्फ जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको वही ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई मेथड ध्यान नहीं रखना है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। अब मैं यहाँ पे निश्चित रूप से क्या लिख सकता हूँ कि I3 और I1 बराबर है, मतलब विषम बराबर है, तो निश्चित रूप से जब मैंने क्या किया था, विषम को इधर रखा था, तो मैं विषम को I3 R3 को इधर पड़ा रहने देता हूँ, और I4 R4 मैं उधर भेज देता हूँ। क्लियर। ठीक है। या मैं ये भी कर सकता हूँ, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, मैं ये भी कर सकता हूँ कि I3 यहाँ, ठीक है, I3 और I4 जो है इसका मान अपने को कितना प्राप्त हुआ, ये मान प्राप्त हुआ I3 और I4 इधर आ गया, तो ये R4 बट्टा R3 हो गया। तो ये समीकरण अगर 3 हो गई तो इसको मैंने बोल दिया 4 और इसको बोल दिया 5। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब मैंने इसको 5 बोल दिया, सुनिएगा ध्यान से, तो मैं समीकरण 1 से I3 और R4 को लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 से 5 में मान रखने पर, ध्यान से देखिएगा, मान रखने पर, तो अगर जब मैं मान रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा I1 बट्टा I2 बराबर R4 बट्टा R3। ये हो गया नवीं समीकरण नंबर 6। क्लियर। तो यहाँ तक अपना काम समाप्त हो गया। तो अपन ने देखा कि इस लूप के लिए भी अपन ने I1 बट्टा I2 का मान निकाल दिया और इसमें भी I1 बट्टा I2 का मान निकाल दिया। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है समीकरण 3 और 6 में क्या हो रही है, तुलना हो रही है कि दोनों जगह I1 बट्टा I2 है। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आसान सा डेरिवेशन है। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो कुछ नहीं है, KVL लगा के इन दोनों को कर दो, I1 R1 बराबर I2 R2 और I3 R3 बराबर I4 R4। क्लियर। ये दोनों बराबर है, दोनों का अनुपात ले लो। अब अगले पॉइंट में हम क्या देखेंगे, सुनिएगा ध्यान से। तो समीकरण
3 व 6 की क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। अब करेंगे अपन तुलना, तो 3 और 6 की तुलना करेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक बार वापस बताता हूँ। तो इधर है R2 R1 और इधर है R4, ठीक है। तो ये है, तुलना करेंगे तो R2 बट्टा R1 बराबर R4 बट्टा R3, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 7। क्लियर। अब मान के चलो इसमें, इस परिपथ में ये वाला जो था R3, ये था अननोन, मान लो फॉर एग्जांपल, मतलब ये कैसा था, अज्ञात। इसका मान निकालना है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि संतुलित करके अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना। तो अगर मान के चलो ये अज्ञात प्रतिरोध था R3, तो इससे अतः अज्ञात प्रतिरोध R3 बराबर कितना हो जाएगा, R1 बट्टा R2 इंटू R4। इस प्रकार व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं भाई। तो ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और बच्चों पुनः इसको आप जांच कर लीजिए। तुरंत करिए भाई इसको, और याद करिए इसको, तुरंत ये याद हो जाना चाहिए। केवीएल और केसीएल से व्हीटस्टोन सेतु बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। और अगला जो टॉपिक है मीटर सेतु, क्या है, मीटर सेतु है। जो ये मीटर सेतु, अगला जो टॉपिक है मीटर सेतु, वो जो टॉपिक है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे ही काम करता है। अगला जो अपना टॉपिक है वो है मीटर सेतु। उसका मीटर सेतु का उपयोग भी, मीटर सेतु का उपयोग भी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत, मतलब उसका भी, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। तो अपन कह सकते हैं कि जो अगला टॉपिक है मीटर सेतु, वो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। ये हो गया। तो देखो मीटर सेतु, प्यारे बच्चों देखिएगा, टॉपिक है अपना अगला जो टॉपिक है वो है, अगला टॉपिक है मीटर सेतु। नाम में ही आ रहा है, ठीक है, मीटर सेतु।
क्लियर। तो मीटर सेतु भी यहाँ पे क्या कर रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेतु। ये आपका प्रयोग लैब में है, आपको प्रैक्टिकल भी करना है तो लेबोरेटरी में भी ये प्रयोग है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से देखना है भाई, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। जिस तरह का आपको दिख रहा है कि एक लकड़ी का फट्टा है, लकड़ी का, उसके ऊपर 1 मीटर स्केल है। एक्चुअली मीटर सेतु क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसमें 1 मीटर तार का इस्तेमाल किया जाता है, 1 मीटर तार का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। तो तार की लंबाई 1 मीटर होती है, इसीलिए इसको मीटर सेतु करते हैं। तो यहाँ पे 1 मीटर तार लगा होता है। क्लियर। ये 1 मीटर तार लगा हुआ होता है यहाँ से यहाँ तक। क्लियर। और उसके पास में 1 मीटर स्केल होती है। 1 मीटर की क्या होती है, स्केल होती है, ताकि आपको लंबाई पता चलती रहे। ठीक है। इधर पॉइंट होता है और इधर भी एक पॉइंट होता है। क्लियर। इसको ये एक पॉइंट इधर होता है और एक पॉइंट इधर होता है। तो आप देखिए सर्किट को समझने की कोशिश करिएगा। ये जो है, सुनिएगा, इसके अलावा ये जो है, ये यहाँ से लेके, मैं इसको दूसरे मार्कर से करता हूँ एक बार। ये जो है, ये तांबे की पट्टी है पूरी यहाँ तक, और ये तांबे की पट्टी है, और ये तांबे की पट्टी है। क्लियर। तांबे की पट्टी का इस्तेमाल क्यों करते हैं प्यारे बच्चों, सुनिएगा, तो मैं आपको बताऊं। मोटे तांबे की पट्टी, ये जो है मैं बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ आपको। क्लियर। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है तांबे की पट्टी, तांबे की पट्टी, पट्टियाँ या पट्टी कह दो। ये जो तांबे की पट्टी है, इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं, मोटी तांबे की पट्टियाँ हैं। कैसी है भाई, मोटी तांबे की पट्टियाँ हैं। और देखो प्यारे बच्चों, मोटी जो तांबे की पट्टियाँ हैं, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, ये जो मोटी तांबे की पट्टियाँ हैं, इनका इस्तेमाल क्यों किया गया, ये पूरी जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, ये मोटी तांबे की जो पट्टियाँ हैं, इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि ये मोटी है, और जो भी चीज़ मोटी होती है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है उनका प्रतिरोध क्या होता है, नगण्य होता है। मतलब इन पूरी पट्टियाँ, जो मोटी तांबे की पट्टियाँ होती है, इनका प्रतिरोध नगण्य होता है। कितना होता है, नगण्य, या लगभग 0 मान लो। तो मैंने यहाँ तक बताया पट्टियाँ होती है, ये फट्टा होता है लकड़ी का, यहाँ पे भी तार जोड़ने के लिए स्पॉट होते हैं। देखिए ध्यान से, तो मैंने क्या किया, इसके यहाँ से जोड़ा और यहाँ गया। ठीक है। और फिर इसके नेगेटिव से मैंने यहाँ गया और इस तरह से गया। किसी भी तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है। तो बैटरी के पॉजिटिव से सुनिएगा, बैटरी के पॉजिटिव से आपने जो है गैल्वेनोमीटर जोड़ा या अमीटर जोड़ा या कुंजी जोड़ी, कुछ भी जोड़ सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा क्या किया आपने, कि ये जो है बैटरी का पॉजिटिव है और ये है आपका नेगेटिव। तो सीधा मैंने क्या किया, सुनिएगा ध्यान से, बैटरी का पॉजिटिव यहाँ जोड़ा, पॉजिटिव में क्या हुआ, कनेक्शन यहाँ गया, कनेक्शन यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, कनेक्शन, ये देखो जा रहा है धारा। अब धारा कहाँ जा रही है भाई, एक बॉक्स में। ये बॉक्स है रेजिस्टेंस बॉक्स, क्या होता है भाई, आरबी, रेजिस्टेंस बॉक्स। ध्यान से देखिएगा, इसी तरह का प्रयोग आपको लैब में करना है, जितना प्रैक्टिकल देखोगे आपको समझ में आएगा। तो ये इस तरह का एक बॉक्स होता है, इसको बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स या रेजिस्टेंस बॉक्स। ये है प्रतिरोध बॉक्स। क्या है भाई, प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स होता है, इसके अंदर क्या होता है, सुनिएगा, ऐसे होता है, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, इस तरह से अलग अलग नाम होते हैं। मान के चलो 1000 ओम या 500 ओम, यहाँ तक मान के चलो अलग अलग होते हैं ओम। अब इसमें क्या होता है, ये डॉट लगे हुए होते हैं, ये कुंजियाँ लगी हुई होती है। जैसे ही आप मान के चलो इस कुंजी को आपने यहाँ से निकाला, तो इस पूरे बॉक्स में 1 ओम का प्रतिरोध आ गया। मान के चलो आपने 1 निकाल दिया और उसके साथ 5 और निकाल दिया, तो अब ये श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। 1 और 5 टोटल कितना हो जाएगा, इस बक्से का प्रतिरोध 6। तो ये जो है प्रतिरोध बॉक्स होता है, इससे जो जो कुंजी निकालोगे उन सब के प्रतिरोध इस बक्से में काउंट होते जाएंगे। ये बक्सा एज ए प्रतिरोध की तरह काम करेगा, और सारे जो जितने भी निकालते जाओगे वो सारे के सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे। किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे। मान के चलो यहाँ पे 50 है, तो आपने निकाला 5, 5, 50 और 1, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा, 55 और 1 56 ओम, ऐसे इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ से धारा, मैंने बताया, यहाँ से धारा इस तार से होती हुई यहाँ से गई, और इसका एक पॉइंट है और ये उधर से इसका दूसरा कनेक्शन होता है।
मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है और ये जैसे प्लस माइनस होता है, यहाँ दूसरा होता है, उस दूसरे वाले से इसको कनेक्ट कर दिया। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स के 2 पॉइंट होते हैं, उनको कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद देखिए बीच वाला सिरा है, बीच वाले सिरे की बात करते हैं, बीच में एक अलग से सिंगल होता है। इस बीच वाले से क्या किया मैंने, तार से जोड़ा और मैंने जोड़ा किसको, गैल्वेनोमीटर को। ये क्या है भाई, ये गैल्वेनोमीटर है। क्या है, गैल्वेनोमीटर है। तो मैंने क्या किया, बीच वाले पॉइंट से गैल्वेनोमीटर को जोड़ा और गैल्वेनोमीटर का एंड जो है इस तरह की एक होती है, उसको बोलते हैं जॉकी। क्या होती है, जॉकी। क्लियर। तो ये जॉकी होती है। क्लियर। इस जॉकी से जोड़ दिया, बस ये खत्म, ये यहाँ से ये जॉकी तक। ठीक है। अब देखिए इन 2 पॉइंट के बीच में, सुनिएगा ध्यान से, इन 2 पॉइंट के बीच में मैंने एक अज्ञात प्रतिरोध जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया भाई, ये जो प्रतिरोध है ये क्या है, अज्ञात, अज्ञात प्रतिरोध जोड़ दिया मैंने। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने यहाँ पे एक अज्ञात प्रतिरोध जोड़ दिया। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसका प्रतिरोध तो मुझे पता है क्योंकि मेरे को सारे रेजिस्टेंस लिखे हुए होते हैं इसके ऊपर। जैसे जैसे मैं इससे रेजिस्टेंस निकालूंगा मुझे पता चल जाएगा। तो ये है मेरे लिए ज्ञात और वो है मेरे लिए अज्ञात। क्लियर। इस ज्ञात को मैंने मान के चलो बोल दिया फॉर एग्जाम्पल R1 बोल दो, और इसको मैंने अज्ञात को बोल दिया मान लो R2। क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने इधर बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट किया, बैटरी का जो नेगेटिव है वो यहाँ से इसके पीछे से जा रहा है। ध्यान से, इससे कोई कनेक्शन नहीं है इसका, ये पीछे से वायर जा रहा है और पीछे से वायर जाते हुए ये वायर आया यहाँ पे कुंजी। ये क्या है, कुंजी। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, स्विच। क्लियर। तो ये कुंजी है, ध्यान से देखिएगा। ये कुंजी कैसे काम करती है वो भी बताता हूँ। और फिर इस कुंजी का एक सिरा इससे जुड़ गया, कुंजी के दूसरे सिरे से ये तार गैल्वेनोमीटर के पीछे से होते हुए इस मीटर सेतु के दूसरे वाले सिरे से जुड़ जाता। तो ये पूरा कनेक्शन पीछे की ओर से होता हुआ आ रहा है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये कनेक्टेड है, बीच में गैल्वेनोमीटर जॉकी कनेक्टेड है और बीच में एक अज्ञात प्रतिरोध आर कनेक्टेड है। मेरे हिसाब से बच्चों प्रैक्टिकली आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये लैब में प्रैक्टिकल है, अगर ये टॉपिक आप तैयार कर लेते हो तो आपका इससे लैब में भी फायदा आपको मिलेगा। अब प्यारे बच्चों मेरी बात और सुनिएगा, सारी कहानी बता दी, कुंजी के बारे में बताता हूँ। कुंजी में क्या होता है कि ये उसमें फिर से ये डॉट होता है। जब ये डॉट निकालते हो, क्या किया, डॉट निकाला तो क्या हो गया, परिपथ बंद हो गया। परिपथ क्या हो जाएगा, बंद। और डॉट डाला, ये डॉट डालेंगे, डाला तो परिपथ क्या हो जाएगा, चालू। क्या हो जाएगा, चालू। मतलब अपन कह सकते हैं कि जब डॉट निकालेंगे तो ये हो जाएगा ऑफ और जब डॉट डालेंगे तो ये हो जाएगा ऑन। क्लियर। ये डॉट की कहानी है। डॉट निकाला मतलब क्या हुआ, डॉट निकालते ही हो जाएगा ऑफ और डॉट डाला तो ये हो जाएगा ऑन। क्लियर। मेरे हिसाब से ये आपको बेसिक डायग्राम यहाँ पे समझ में आ चुका है। अब बढ़ते हैं हम आगे, ध्यान से देख लीजिए क्या है ये। प्रैक्टिकली जब लैब में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ 1 मीटर का तार लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इस जॉकी की सहायता से इस तार पर संतुलन बिंदु ढूंढते हैं। इस तार का भी प्रतिरोध होता है, इस तार का भी क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो इस जॉकी की सहायता से यहाँ पे संतुलन का बिंदु ढूंढते हैं। क्लियर। तो मैं पूरा जो है इसी डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है। इस जॉकी को सुनिएगा ध्यान से, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है इससे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पता है कुछ इस तरह से होता है। इधर 4 प्रतिरोध होते हैं और बीच में ये गैल्वेनोमीटर वाली सेटिंग होती है। क्लियर। अब बच्चों मेरी बात सुनिएगा, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें संतुलन की लंबाई कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। डेरिवेशन करना चाहो यहाँ भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक अगर अपने पास चित्र है तो अपन वहाँ से भी कर सकते हैं, पर आगे अपने पास चित्र नहीं है तो चलो इसके लिए एक चित्र लेके आते हैं। चित्र लेके आते हैं भाई। चलो ये अपने पास आ गया चित्र, कुछ इस तरह से लगभग आ गया। परीक्षा में अपने को ऐसा ही बनाना है। ठीक है। तो ये आ गया अपने पास चित्र, इतने से अपना काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, टॉपिक है मीटर सेतु। टॉपिक है मीटर सेतु। तो मीटर सेतु क्या काम आता है, ठीक है,
इसका उद्देश्य क्या है? पहले तो इसका उद्देश्य होता है अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। अज्ञात प्रतिरोध का क्या ज्ञात करना? मान ज्ञात करना। ये इसका उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य है भाई? कोई भी अज्ञात प्रतिरोध हो, उसका तार हो, अज्ञात प्रतिरोध हो या तार हो, उसका अपन क्या कर सकते हैं? प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। पहला हो गया उद्देश्य। फिर आता है इसका सिद्धांत। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। यह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये कहानी भी हो गई। रचना की बात करें तो अब इसकी आती है रचना या बनावट, और उसके बाद आएगी एक बात आएगी रचना। तो रचना में जो जो आपने लगाया है चित्र का, रचना में क्या करना है? चित्र की व्याख्या करनी है। बस चित्र में आपने क्या क्या जोड़ा, तो रचना में आपको चित्र की व्याख्या करनी है। क्लियर? आप सबको क्या करना है? बिंदु बना देने हैं कि चित्रानुसार बिंदु ए तथा बी के बीच में एक मीटर सेतु की तार है। ठीक है, उसके पास में एक मीटर स्केल लगा हुआ है, तांबे की पट्टियां लगी हुई है। ठीक है, और ए बी के बाद यहाँ पे अगर बिंदु दे दो सी डी। क्लियर? कुछ भी नामकरण दे सकते हो। सी डी, इसको नाम दो सी डी ई एफ जी। क्लियर? एच, कुछ भी नामकरण दे दो। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि सी तथा डी के बीच में अपन ने एक रेजिस्टेंस बॉक्स आर बी जोड़ा। ठीक है, और ई से अपन ने गैलन मीटर और जॉकी को जोड़ा, इसको बोलेंगे जॉकी। ठीक है, इसको छोड़ दो। ठीक है, ये इस तरह से गैलन मीटर है ये, और ये क्या है? जॉकी। क्लियर? तो इसको जॉकी को तो जे ही बोलेंगे। ठीक है, क्या हो गया भाई? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरह का एक चित्र होगा। मैंने ये सारी कहानी आपको बता दी वैसे। ठीक है, ए बी सी डी, इसको बोल दिया ई, इसको बोल दिया एफ, ये बोल दिया जी, और ये जॉकी है ही, ये जी गैल्वेनोमीटर। बीच वाले पॉइंट से अभी आपने बताया ये भले भूल जाना, और ये जॉकी है। ठीक है, 1 मीटर तार हो गया, ये सेल हो गया, इसका EMF हो गया, लेक्लांसी सेल कुंजी के हो गई। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स आर बी हो गया। ये सारा मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, G1 G2 तो भले ही छोड़ दो। ठीक है, देखो इस तरह का कोई डायग्राम है। ठीक है, पेपर में आपको ऐसे बनाना है। इसको मैंने बोल दिया आर बी, इसको भले बोल दिया मैंने एक्स, या आर बी है और इसको मैंने बोल दिया आर बी भले है, पर इसका प्रतिरोध R1 है और इसका प्रतिरोध R2 है। ये प्रतिरोध ज्ञात है और ये R2 जो है वो क्या है? अज्ञात है। क्लियर? इतनी सी बात है। ये तांबे की पट्टियां हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, होगा क्या? ये जो तार है, इस तार का भी क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तार का भी क्या होता है भाई? प्रतिरोध होता है। तो इस तार का अपन ने क्या किया? इस तार के लिए मैंने RCM निकाल दिया। देखो ध्यान से देखना, RCM प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध, प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध, मतलब इस तार के 1-1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध मुझे पता है, तो मैंने प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध निकाल दिया। मतलब मुझे 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध पता है, तो जितने भी सेंटीमीटर होंगे मैं उससे क्या कर लूँगा? गुणा कर लूँगा। प्यारे बच्चों, गुणा करते मेरा मान आ जाएगा। फिजिक्स में जनरली अपन क्या करते हैं, गणित में भी क्या करते हैं कि एक का मान निकाल के रखते हैं, एकांक का। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, या एकांक सेंटीमीटर में प्रतिरोध, इस तरह से, ताकि जितना भी मान अपने को दिया हुआ उससे गुणा करें और आंसर अपने लिए प्राप्त हो जाए। क्लियर? तो मैंने R1 R2, क्लियर, मान के चलो कि इस गैलोमीटर के थ्रू संतुलन की लंबाई मुझे यहाँ से, सुनना ध्यान से, मुझे यहाँ से L दूरी पर मिली। L दूरी पर मुझे क्या मिली? संतुलन की लंबाई मिली। मतलब इस पॉइंट पे गैलोमीटर में धारा कितनी है? 0 है। तो ये कितना हो गया? 100 माइनस L, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 1 मीटर स्केल होती है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर? तो यदि मैंने यहाँ से L सेंटीमीटर लिए,
कितने सेंटीमीटर लिए, L सेंटीमीटर लिए, तो ये 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान डेरिवेशन है, अभी शुरू हुआ अभी खत्म हो जाएगा, देखना। व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से मैं, अब देखो, जब व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत अपन ने पढ़ लिया तो उसका मतलब क्या है कि अनुपात बराबर है, इसका अनुपात इसके, इसका और इसका अनुपात इसका और इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, R1 अगर इसका प्रतिरोध है, सुनिएगा, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, एकांक प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध इंटू लंबाई L, और अगर इसका है R2 तो इसका कितना हो जाएगा, RCM इंटू लंबाई 100 माइनस L। तो ये संतुलित अवस्था का आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आप समझने की कोशिश करिए, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा जब संतुलन की अवस्था में होगा। क्लियर, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, और इसी के साथ अब डेरिवेशन खत्म होने वाला है। ऐसा क्यों किया, वापस देखें तो देखो, पिछले टॉपिक पे आओ भाई, अपन ने क्या किया, अपना क्या आया, सुनिएगा, R2 बट्टा R1, R4 बट्टा R3, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, R1 बट्टा R2, R3 बट्टा R4, एक ही बात है, उल्टा भी कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए चित्र में कि मेरे कहने का मतलब, अगर संतुलन की अवस्था में है तो इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा। मैं कह सकता हूँ R1 बट्टा R2 बराबर R3 बट्टा R4। संतुलन की अवस्था में ये व्हीटस्टोन ब्रिज का रिजल्ट है। क्लियर, तो R1 बट्टा R2, R3 बट्टा R4। इस पर अगर मैं कोई क्वेश्चन करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चलो आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ साथ में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने कहा अगर ये 20 सेंटीमीटर है या 20 ओम है, क्लियर, और ये 5 ओम है, ये 7 ओम है, या इसको हटाने की कोशिश करें, चलो ये कर लेते हैं, ये 70 ओम है फॉर एग्जांपल, या इजी सा कर लिया 100 ओम है मान लो। तो इस R3 का मान निकालना है, तो क्या करेंगे अपन, सीधा ध्यान से देखिएगा, 20 बट्टा 5 बराबर R3 पता नहीं बट्टा R4 कितना है, 100। क्लियर, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा R3 बराबर, ये हो जाएगा 4 और 400 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 400। तो R3 का मान कितना आ जाएगा, 400 ओम। इस तरह से अपन अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका ज्ञात करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इनका अनुपात बराबर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इसी से अपन ने इसी का कॉन्सेप्ट लिया कि अपन ने क्या किया, संतुलन का बिंदु अपने को क्या मिला, IG बराबर 0। इस बिंदु पर मुझे क्या मिला, संतुलन की लंबाई मिली, जहाँ गैलोरीमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आ रहा है। जो गैलोरीमीटर बीचों बीच सुई रहेगी तो मुझे पता चल जाएगा। तो मैंने कहा फिर अब इस तार का जो इतना प्रतिरोध है, इसका और इसका अनुपात बराबर है। तो मैंने कह दिया भाई R1 बट्टा इस तार का प्रतिरोध कितना हुआ, इसके प्रति सेंटीमीटर का प्रतिरोध इंटू जितनी भी लंबाई आई उतनी, R2 बट्टा RCM बची हुई लंबाई। अब सीधा सीधा है, RCM से RCM गया तो R1, अब आपको अज्ञात क्या है आपके लिए, R1 है, R2 है। तो आप R2 को कैसे करेंगे, चलो एक बार अपन ऐसे लिख देते हैं, फिर अपन इसको आगे करते हैं। अब आपको निकालना क्या, आपके लिए अज्ञात क्या है ये बताओ। तो आपके लिए अज्ञात है R2, तो R2 का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, R2 बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस L बट्टा L इंटू R1। ध्यान से देखिएगा, क्लियर, ध्यान से देखिएगा इसको, कुछ भी अज्ञात हो, अज्ञात का मान अपन निकाल सकते हैं। तो अज्ञात का मान कितना आ जाएगा, 100 माइनस L बट्टा L इंटू R1। अगर मान के चलो किसी का भी R1 तो रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसका मान निकाल देंगे तो इस तरह से अपना ये आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो मीटर सेतु एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें इसके कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। तो मैं आपको स्पेशल कुछ पॉइंट बताता हूँ। मीटर सेतु के लैब में प्रयोग होता है बेटा, ध्यान रखना। अगर एक बार कर दोगे तो आपका देखो थ्योरी में भी कवर होगा और प्रैक्टिकल में भी कवर होगा, ये ध्यान रखना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं इंपॉर्टेंट घोषित कर दिया अभी मैंने आज। पहला पॉइंट क्या है, तांबे के मोटे तार क्यों यूज करते हैं, तांबे के मोटे तार क्यों इस्तेमाल करते हैं। चलो आप सोचो, अभी मैंने बताया है
बाकी एक बार जल्दी से सोचो क्या है। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रतिरोध होता है इसका, तो ये जो प्रतिरोध तार है ये किस पदार्थ की होती है? कोई पूछ ले कि ये जो मीटर सेतु है इसमें जो तार है, प्रतिरोध तार, 1 मीटर प्रतिरोध का तार है, ये किस पदार्थ का होता है? तो आप याद रखना एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी मतलब नहीं है इसका, आपको ध्यान क्या रखना है? एमएनसी। एमएनसी का मतलब होता है मिश्र धातु है, मिश्र धातु है जो मुख्य काम आती है। एमएनसी मिश्र धातु है। एम से मैग्नीन, एन से नाइक्रोम और सी से कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन। ठीक है, तो ये 3 तरह के मैग्नीन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन का तार आपको यहाँ पे इस्तेमाल आप कर सकते हो, क्योंकि ये मिश्र धातुएं होती है और आपको पता है मिश्र धातुएं जो होती है ताप से कम प्रभावित होती है। क्यों यूज करते हैं ये भी पूछ ले, तो ताप का कम प्रभाव इनकी प्रतिरोधकता पर पड़ता है। तो या हम कह सकते हो इनकी प्रतिरोधकता पर ताप का कम, या ताप का कम प्रभाव इनकी प्रतिरोधकता पर पड़ता है। ये याद रखना भाई, जगह है इतने में लिख रहा हूँ, प्रतिरोधकता पर पड़ता है। तो ताप क्यों यूज करते हैं मिश्र धातु है? क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता पर ताप का कम प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये पदार्थ यूज करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे इसके बाद इस तरह से, इस तरह अज्ञात प्रतिरोध लास्ट में लिख सकते हो, ज्ञात किया जाता है या ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। अब प्यारे बच्चों मेरी बात सुनिए, अब इसको इस्तेमाल करने में सावधानियां यूज करनी है, वो सावधानियां भी मैं आपको बता रहा हूँ, ओरली बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखनी है। पहला कि ये जो जॉकी है या इसको बोलते हैं विसर्पी कुंजी, क्या बोलते हैं? विसर्पी कुंजी। ये जो जॉकी या विसर्पी कुंजी है इसको इसके ऊपर रगड़ना नहीं चाहिए। रगड़ने से क्या होगा, कहीं कहीं पे तार क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा घिसने से, और घिसने से पतला हो जाएगा तो वहां पे उसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाएगा। तो पहला सावधानियां मैं यहाँ लिख देता हूँ, सावधानियां ये भी लिख देता हूँ शॉर्ट में, कोई इतना काम का वितरण नहीं। पहला, विसर्पी कुंजी को तार पर न रगड़े। समझ में आया? तो मतलब उठा उठा के रखना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए। दूसरी सावधानी क्या है? दूसरी सावधानी है, या सावधानियां अपन कह सकते हैं या कमियां कह सकते हैं, रगड़, ठीक है। तो इसको एक तो रगड़ना नहीं चाहिए, दूसरा त्रुटि को कम करने के लिए, त्रुटि को कम करने के लिए R1 व R2 को बदल बदल कर प्रयोग करना चाहिए, बदल बदल कर प्रयोग करना चाहिए। R1 और R2 को बदल बदल कर प्रयोग करना चाहिए। और त्रुटि को कम करने के लिए और क्या करें? ठीक है, तो और त्रुटि को कम करने के लिए तीसरा पॉइंट मैं यहां लिखता हूं, संतुलन बिंदु तार के मध्य में प्राप्त होना चाहिए, मध्य में प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, या होना चाहिए। तीसरा हो गया भाई, संतुलन बिंदु जो है तार के मध्य में प्राप्त होना चाहिए, मतलब बीचों बीच 40 से 60 के बीच, लगभग बीचों बीच। इससे क्या होगा कि और शुद्ध आंसर आएगा आपका, इसका जो मान आएगा और शुद्ध आएगा, त्रुटि रहित आएगा। क्लियर? जब परिपथ को यूज ना कर रहे हो तो अनावश्यक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे धारा प्रवाहित होगी तो ये तार हो जाएगा गर्म, और गर्म होने के बाद इसके
प्रतिरोधकता में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, प्रतिरोध में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। तो अनावश्यक जो है इसमें करंट प्रवाहित नहीं करना चाहिए। और ठीक है, और कमी है कि यहाँ पे जब तार को लपेटते हैं, यहाँ पे इन दो बिंदुओं पे तार जो प्रतिरोध इसको लपेटते हैं, तो इसको ज़्यादा नहीं लपेटना चाहिए। बात आ रही समझ में? उससे भी क्या होता है कि इस पे प्रभाव पड़ता है। मतलब ज़्यादा लपेट दिया, मान के इसका प्रतिरोध निकालना, ज़्यादा यहाँ लपेट लिया तो फिर तार कम हो गया ना, तो प्रतिरोध का मान भी जो है उतना नहीं आएगा और इसमें त्रुटि आएगी। तो समझ लो ना, अगर मान के चलो मैं बता रहा हूँ 10 सेंटीमीटर का तार है, तो आपने ऐसे से रगड़ा, ज़्यादा यहाँ घुमा दिया तो 2-3 सेंटीमीटर इधर, 2-3 सेंटीमीटर इधर आपने अगर फेरे दे दिए तो इसका जो एक्चुअल प्रतिरोध है उस पर फर्क आ जाएगा। क्लियर? तो इन चीज़ों को, इन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ आज हमने दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े, एक व्हीटस्टोन सेतु, एक मीटर सेतु। दोनों ही इस बार बोर्ड परीक्षा के हिसाब से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपको ये दोनों टॉपिक आज के आज बेटा तैयार करने हैं। इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।